फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करा चुकी हूँ। मैं आज आप लोगों को क्लास फिफ्थ में शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताने वाली हूँ और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो ये क्लास है ये थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें कई सारी प्रविधियाँ हैं जिन्हें मुझे आपको समझाना है और वो हर एक प्रविधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो ये क्लास आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपका पेपर नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ़ीवर हो गया है। और एक शिक्षक और एक शिक्षिका का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को सही समय पर सही तरीके से उसका सिलेबस कंप्लीट कराए। तो उसी कर्तव्य के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी भी कमी लगे तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, मैं पहले से बोलती हूँ। तो चलिए बिना स्किप किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ और वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शिक्षण प्रविधि का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक। तो शिक्षण प्रविधि का क्या अर्थ होता है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपूर्वक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। यानी इसमें यह कहा गया है कि किसी भी विषय वस्तु या किसी भी विषय सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको रोचक, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जिन भी उपायों का हम प्रयोग करते हैं, ये जिन भी तरीकों का हम प्रयोग करते हैं या जिन भी तरीकों को हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाती है? शिक्षण प्रविधियां कहलाती है। यानी जिन जिन तरीकों को हम अपनी क्लास को प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जिन उपायों का प्रयोग करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रविधि की विशेषताएं बताइए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है शिक्षण प्रविधि की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या सीमा है, अगर इस तरीके के प्रश्न पूछता है तो आपका उत्तर एक ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे आपसे पूछ लिया कि शिक्षण प्रविधि की आवश्यकता बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो विशेषताएं मैं बता रही हूँ यही आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो शिक्षण प्रविधि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, देखिए शिक्षण प्रविधि की क्या क्या विशेषता होती है। शिक्षण प्रविधि शिक्षण, ठीक है, विधि को प्रभावी और सफल बनाती है। यानी जो शिक्षण प्रविधि होती है वो क्या करती है? वो हमारी जो शिक्षण यानी हमारी जो टीचिंग जो होती है उसको क्या करती है? प्रभावी और सफल बनाती है। शिक्षण प्रविधि शिक्षण की एक व्यापक अध्ययन या योजना का पूर्व निश्चित प्रतिमान है। यानी शिक्षण विधि जो होती है वो टीचिंग के लिए क्या होती है? एक व्यापक अध्ययन, एक बड़ा अध्ययन, ठीक है, या किसी भी योजना का पूर्व निश्चित प्रतिमान होती है। अगला है, शिक्षण प्रविधि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर चुनी जाती है। यानी किस तरीके के शिक्षण उद्देश्य हैं, किस तरीके के उद्देश्य दिए जाएंगे, इसके आधार पर ये चुनी जाती है। शिक्षण प्रविधि में छात्र व्यवहारों के परिवर्तन पर विशेष बल दिया जाता है। यानी शिक्षण प्रविधि में क्या होता है? छात्र किस तरीके से व्यवहार कर रहा है और किस तरीके से उसका व्यवहार जारी है, यानी उसके व्यवहार को बदलने के लिए क्या किया जाता है? इस पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण प्रविधि का काम होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना या कुछ बदलाव करना। फिर देखिए है, शिक्षण प्रविधियां प्रदत्त कार्य का विश्लेषण कर तदनुसार विविध शिक्षण प्रविधियां प्रयुक्त करने पर बल देती हैं, ठीक है। फिर है, शिक्षण प्रविधियां शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाने में सहायक होती हैं। तो ये थी आपकी शिक्षण प्रविधि की विशेषताएं, उनकी आवश्यकताएं, ठीक है, और उनकी सीमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख शिक्षण प्रविधियां, यानी हमें कौन कौन सी शिक्षण प्रविधियां पढ़नी हैं। चलिए इस पर ध्यान देते हैं, कौन कौन सी पढ़नी है। प्रश्नोत्तर विधि, कार्य निर्धारण प्रविधि, अवलोकन प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, विवरण तथा कथन प्रविधि, परीक्षा प्रविधि, नाटकीय प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, व्याख्या प्रविधि, अभ्यास प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि और प्रयोगात्मक प्रविधि, खेल या गति
विधि या प्रविधि। ठीक है, ये देखिए 16 आपकी शिक्षण विधियां हैं, ये इतनी सारी शिक्षण विधियां, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ये इतनी सारी जो विधियां हैं ये सब पेपर में नहीं आती है। मैं उन्हीं विधियों को पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो आनी ही आनी है, मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊंगी। ठीक है, जिनमें जरा से भी लग रहा है कि ये इसके आने की संभावना इस बार नहीं है, मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगी, उन्हीं को पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, जिनकी आने की संभावना है और हमेशा आते हैं, क्योंकि डीएलएड में एक चीज़ याद रखिएगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, इसलिए आपको नहीं पता है डीएलएड में क्या होता है। हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है, बहुत कम ही होता है। ये समझ लीजिए कि 5 से 6 या 1 से 2 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके पेपर में अलग से भले पूछ लिए जाए। अलग मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस से अलग होता है, अलग का मतलब ये कि कुछ अलग से मतलब जैसे कि आपकी ही बुक से अलग से पूछे जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र होकर बिना टेंशन के आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ये भी जानना है, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हमें डीएलएड की पढ़ाई कैसे करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी कि डीएलएड की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और किस किस तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी शिक्षण प्रविधि हैं उन्हीं को पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस टाइम आपका टाइम बहुत कम है, आपका नहीं बल्कि आपके पेपर का टाइम बहुत कम है, और इस टाइम आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको आईएएस पीसीएस का पेपर नहीं देना है जो आप ज्ञान भर के चले जाओ, उसके बाद करके कुछ ना आ पाओ। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने हैं। तो मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगी जो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने, और आपको नहीं यकीन है तो आप पेपर देकर देख लीजिएगा, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में आकर मुझसे कहिएगा कि हाँ मैम आपने सही कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर विधि। अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो मैं आपको इसमें कराऊंगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट विधियां कौन कौन सी है, आपको क्या क्या पढ़ाना है। प्रश्नोत्तर विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, विवरण या कथन विधि, फिर आपकी आती है उदाहरण विधि, उदाहरण विधि नहीं व्याख्या विधि हो गई आपकी, और आपकी विधि हो गई कहानी विधि, हो गई आपकी प्रयोगात्मक विधि, हो गई खेल विधि, हो गई। ठीक है, ये सब विधि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, और ध्यान से समझिएगा। मैं कैसा पढ़ाती हूँ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को और हर एक आपके जो इसमें जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी आपके इसमें वर्ड आते हैं, हर एक वर्ड को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी जब एक प्रथम सेमेस्टर की जब प्रशिक्षु थी तो मुझे भी काफ़ी कुछ छोटे छोटे टर्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है, तो उनको मैं सर्च किया करती थी। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाती हूँ कि आपको सर्च करने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपके छोटे छोटे जो आपके वर्ड होते हैं जिनको मैं सर्च करती थी, मैं चाहती हूँ कि वो आप बिना सर्च किए हमारे ही वीडियो में समझ जाएं, क्योंकि और जो मुझे वर्ड जो टफ लगते थे उनको मैं ज़्यादा ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको कहीं अलग से ना उसको पढ़ना पड़े। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर डिवाइस किसे कहते हैं। सुकरात के समय से चली आने वाली यह एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के 3 सोपान हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, सुकरात के समय से चली आने वाली यह एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के 3 सोपान हैं। यानी जो प्रश्नोत्तर विधि के, अगर आपसे पूछे प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे तो आप कहेंगे सुकरात। कौन है? सुकरात है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि सुकरात के समय से चली आने वाली ये एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के 3 सोपान हैं। कौन कौन से? नंबर 1, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, यानी सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से क्या करना? बनाना। ठीक है। फिर दूसरा है उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उन्हें उत्सुकता जागृत हो सके, ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके तथा छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करें। उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना, नए नए, जब उनके सामने आप किसी भी प्रश्न को रखोगे तो उनको नए नए ज्ञान प्राप्त होंगे। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से प्रश्नों को रखोगे तो उनके अंदर नए नए ज्ञान की उत्सुकता जागृत होगी और वो छात्रों के माध्यम से उनसे अंतः संबंध करके सीखेंगे। ठीक है,
तीसरा है हुए नवीन, उन्हें नवीन, हुए में नहीं, यहाँ पर उन्हें होगा, ठीक है, उन्हें नवीन ज्ञान देना। इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा क्या होता है, बच्चों को नए नए ज्ञान प्राप्त होता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार, अगर बच्चा निम्न स्तर का है यानी नर्सरी लेवल का है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का है, या मध्य स्तर का है, या उच्च स्तर का है, उसके हिसाब से ही तो आप प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रश्न बनाकर, उसकी आवश्यकता अनुसार प्रश्न बनाकर उनको प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न विधि का महत्व क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, महत्व क्या होता है, देखो प्रश्नों का कई रूप होता है, जैसे कि आप कहते हैं प्रश्न कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये क्या प्रश्न है, कब प्रश्नों को पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, प्रश्न में क्या पूछते हैं। जैसे आपने पूछा कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है, ठीक है, वह कब आ रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह कैसे जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कौन है, इस तरीके से आप प्रश्न पूछते। तो ये कई सारे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ये सब प्रश्नोत्तर विधि के रूप होते हैं, ठीक है। ये एक प्रश्न के रूप होते हैं, ये प्रश्न है आपके, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो प्रश्नोत्तर विधि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जिज्ञासा मतलब क्या करते हैं, एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है। रुचि एवं एकाग्रता होती है, बच्चों को रुचि मिलती है, बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ पूछ कर बच्चों में इंटरेस्ट आ जाता है, उत्तर देने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। बच्चों से देखिए आप कहते हैं जब कोई प्रश्न उत्तर का जब खेल खिलाते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है, ठीक है। और एकाग्रता बनी रहती है, ठीक है। उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, बल्कि उनका ध्यान एक अध्यापक के प्रश्न पूछने पर रहता है, ठीक है। चिंतन हो जाते हैं, ठीक है, चिंतित होते हैं। पाठ विस्तार यानी पाठ को आप इसमें विस्तार से बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछ पूछ कर। समस्या समाधान की क्षमता होती है, यानी समस्या समाधान की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। शिक्षण मूल्यांकन होता है इसे। नवीन ज्ञान से संबद्धीकरण होता है। सक्रियता होती, बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक्टिविटी पाई जाती है। कक्षा अनुशासन यानी कक्षा में अनुशासन बना रहता है। ये नहीं कि प्रश्न अगर आप बच्चों से खूब सारे प्रश्न पूछते हैं खेल के माध्यम से, तो बच्चे क्या करते हैं, एकाग्रता यानी अच्छे से बैठे रहते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है, और अनुशासन के साथ बैठते हैं। ये नहीं कि मारपीट करने लगते हैं। जब सबका ध्यान एक टीचर के पास ही होगा तो वो मारपीट क्यों करेगा, ठीक है। तो इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। अब देखिए प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज व क्रमबद्ध करती है। इसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए क्या है, अगर आपसे पूछता है कि प्रश्न विधि की विशेषताएं बताइए और प्रश्नों की अच्छी विशेषताएं बताइए, प्रश्न विधि के आवश्यकता बताइए, उसकी सीमा बताइए, तो आप यही उत्तर लिखेंगे जो मैं बताने वाली हूँ। क्या होता है, अगर आपसे पूछता है एक अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, अब जो मैं बताने जा रही हूँ आप वो लिखेंगे। देखिए प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो। ऐसा नहीं कि प्रश्न बच्चों से ऐसे प्रश्न करो कि उनको समझ में ही ना आए, ठीक है। पता चला हिंदी का प्रश्न है, आप अंग्रेजी झोंके जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न हमेशा सरल तरीके से पूछना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अब आप क्या पूछ रहे हो, मान लो आपकी भाषा उसको समझ में आ गई, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है कि कुछ स्पष्ट है ही नहीं, उल्टा सीधा आप बोले जा रहे हैं, तो भी नहीं। यानी धीरे धीरे बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए, सरल तरीके से और एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पाठ वस्तु से संबद्ध हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं यहाँ आप बैठे भारत में पूछ अमेरिका का रहे हैं। प्रश्न बच्चों से उसी तरीके का पूछना चाहिए जो उसके पाठ्य पुस्तक में लिखा हो, ठीक है, उससे संबंधित आप प्रश्न को पूछें। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, केवल एक बच्चे से नहीं कि एक ही बच्चे को उठा लिया और उसको पूरे घंटे उसी के ऊपर आ गई। प्रश्न हमेशा क्या करना चाहिए, सभी कक्षा के जितने भी बच्चे बैठे होते कक्षा में सभी बच्चों से पूछना चाहिए। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, यानी बच्चे ने जो पहले से ज्ञान प्राप्त किया है उसी पर आधारित प्रश्न को पूछना चाहिए। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो, यानी प्रश्न उसी तरीके के हों कि जैसे एक टीचर लेवल के यानी शिक्षण स्तर के अनुकूल हों। प्रश्नों में क्रमबद्धता हो, ठीक है, प्रश्न में एक क्रमबद्धता हो, सही तरीके से सही क्रम में प्रश्न को पूछा जा सके। तो ये होती हैं अच्छे प्रश्न को पूछने की विशेषताएं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है अच्छे प्रश्न को पूछने की क्या विशेषताएं होती, तो आप इन्हीं पॉइंट को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषता क्या होती है।
चलिए देखिए, एक अलग से भी मैंने इसको बता दिया है, आइए पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन आंसर डिवाइसेस। इस विधि में प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी जब आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं तो बच्चे बड़ा एक्टिव होते हैं, ठीक है, कि अरे मैम मुझसे क्वेश्चन पूछने वाली, तो बहुत एक्टिव होते हैं, बड़ा कूद कूद कर अपने सवालों का जवाब देते हैं। छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनको नए नए, जैसे मान लो आपने किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछा, तो क्या हुआ, अगर उस बच्चे को प्रश्न नहीं आता है तो क्या हुआ, आपने उसका उत्तर दिया, उत्तर देने के बाद उसको उस नए ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी उसको जो उत्तर नहीं पता था उससे उसको पता चल गया। तो प्रश्न उत्तर पूछने का एक ये भी फायदा होता है कि बच्चों में नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कल मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है, कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की बच्चों की शारीरिक मानसिक योग्यता और उनकी आवश्यकताओं को देखकर ही बच्चों से सवाल करना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कक्षा 2 का बच्चा है और आप कक्षा 10 की क्लास के आप प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगला है, इस विधि से पाठ के विकास में सहायता मिलती है, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा आपके पाठ के डेवलपमेंट में, आपके लेसन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आपकी मदद मिलती है। यानी आप क्या करते हैं, जिस भी पाठ को पढ़ाते हैं और बच्चों से उसको प्रश्न पूछते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि बच्चे को इस लेसन से कितना याद हुआ, उसको कितना जानकारी हुई और कितना पता चला। ठीक है, फिर क्या, छात्रों में विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। जब भी आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, मान लो मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ, तो आप पहले उसका विचार करते हैं, यानी उसको सोचते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, तो इस तरीके से आपके अंदर विचार और चिंतन करने की शक्ति पैदा होती है। अगला है, यह विधि पाठ के प्रत्यय स्मरण में सहायक है। यानी प्रत्यय स्मरण करना का मतलब क्या होता है, कि इस विधि से आप पाठ का प्रत्यय स्मरण एक तरफ से हम कहेंगे रिवीजन हो जाता है। आपको किसी शिक्षक ने पढ़ाया, अब आप क्या करेंगे, जो बच्चा होता है, बच्चे को कोई भी शिक्षक कुछ भी पढ़ाता है, जैसे किसी भी लेसन के बारे में पढ़ाया, पर्यावरण के बारे में ही पढ़ाया, पास पड़ोस और हमारा पास पड़ोस, इस तरीके से जो लेसन होते हैं उसके बारे में पढ़ाता है, तो उसका क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। या भी आप कोई प्रश्न उत्तर याद कराते हो और आप प्रश्न को पूछते हो, तो बच्चा अगर भूल भी जाता है तो जल्दी जल्दी याद कर लेता है, एक्साइटमेंट की वजह से, कि हाँ मैम मुझसे पूछेंगे तो मैं जल्दी बता दूँ, तो इससे बच्चों को याद हो जाता है, यानी रिवीजन बच्चों का अच्छे से हो जाता है। इस विधि से छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा छात्र की समस्याओं, यानी छात्र को कहाँ पे क्या समस्या हो रही है, इसके बारे में आपको पता चल जाता है, और इसका आप क्या कर सकते हैं, और इसकी बच्चों को जो उसकी जो कठिनाई जो पता चल जाती है, उसका आप क्या करते हैं, समाधान कर सकते हैं। फिर देखिए, छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक है। ये छात्रों का जो ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन, यानी उसका पता चल जाता है कि बच्चों के अंदर कितना, बच्चों ने हमारे पढ़ाने पर बच्चों ने कितना उसको क्या किया, कैच किया। ठीक है, उसको कितना अच्छे से ज्ञान अपने अंदर प्राप्त किया, क्या क्या बच्चे पढ़ लिए, क्या क्या उन्हें समझ में आया, इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये है प्रश्नोत्तर विधि होती है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको उसको धीरे धीरे से बहुत अच्छे से समझाया। और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरी आवाज़ में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत बीमार हूँ, मेरे वायरल फीवर टाइफाइड हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ ये माइंड मत करिएगा कि मैम बहुत धीरे बोल रही हैं या इस तरीके से। तो चलिए देखिए, विवरण विधि क्या होता है। अब विवरण विधि क्या होता है देखते हैं। विवरण विधि में क्या होता है, शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं बताती हूँ कि विवरण विधि होता क्या है। विवरण विधि जैसे कि क्या होता है, कि किसी भी क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन करना हुआ, या विवरण शिक्षण का या सूचना देने की एक ये महत्वपूर्ण विधि होती है। ठीक है, जैसे आप किसी बात की सूचना दे रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण विधि होती है। ठीक है, इस विधि में किसी भी पाठ की विषय वस्तु, उसका प्रसंग या कोई भी घटना होती है, या भी किसी भी स्थान के बारे में बताना होता है, या सरल भाषा में जो हम भी
जो हम कथन या जो भी हम भाषण देते हैं, ठीक है, या जो भी हम कथन व्यक्त करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, विवरण विधि कहलाती है। ठीक है, ये हमेशा ज्ञात से अज्ञात की स्थिति की ओर होती है। जैसे कि आपने बच्चों को ताजमहल के बारे में ताजमहल का नाम लिया, तो बच्चों को ताजमहल के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन जब उसके बारे में आप पूरा बताते हो तो उसे उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। ये विधि हमेशा अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसके बारे में जब जान जाते हैं तो ये उसकी ओर चलती है, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, जैसे कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया है, किस लिए प्रसिद्ध है, या विवरण है। यानी किसी भी घटना को या किसी भी घटना को, किसी भी स्थान का, किसी भी प्रसंग का, किसी भी पाठ वस्तु का विस्तार करना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसके बारे में क्या करना, उसके बारे में विवरण करना ही क्या कहलाता है, उसके बारे में अच्छी तरीके से समझाना, एक्सप्लेन करना, एक तरफ तरीके से हम कह सकते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, विवरण कहलाता है। विवरण का मतलब आमतौर से आप समझ लीजिए जैसे कि एक्सप्लेन करना किसी बात को, ठीक है। विवरण की उपयोगिता अनुभव को मूर्त रूप, बोध विस्तार, तथ्यात्मक ज्ञान, मानसिक क्षमता, ध्यान केंद्रीकरण, इससे होता है, ठीक है। इससे क्या क्या होता है, विवरण की क्या क्या उपयोगिता होती हैं, उनके अनुभव को मूर्त रूप, बोध विस्तार, तथ्यात्मक ज्ञान होता है, मानसिक क्षमता बढ़ती है, ध्यान केंद्रीकरण होता है। आगे देखिए, विवरण विधि के शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी जब भी कोई टीचर हमें किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बातें जब एक्सप्लेन करता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, विवरण विषय वस्तु से संबंध हो। अब ऐसा नहीं है आप कुछ भी बता दो। अब ताजमहल आपकी विषय वस्तु में आती है, कुतुब मीनार है, ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, ये आपका नैतिक शिक्षा में आता है, तो इसके बारे में आप बताते हैं, तो ये एक विवरण की बहुत अच्छी विधि होती है। विवरण सरल और स्पष्ट हो, ठीक है, अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से हो। विवरण चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। अब जैसे ताजमहल के बारे में आप बता रहे हैं तो ताजमहल का चित्र देखकर अगर आप बच्चों को बताएंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, खंडों में प्रस्तुत हो। अब विवरण आप इतना भी बड़ा ना हो कि बच्चे समझ में ही ना, किसी भी घटना को समझ ही ना पाए, तो वो क्या होना चाहिए, थोड़ा अत्यधिक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और खंडों में एक प्रस्तुत होना चाहिए। विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो, यानी छात्र उसको समझ सके, उस छात्र की मानसिक योग्यता के आधार पर होना चाहिए। विवरण के अंत में एक दो प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाया जाना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी घटना के बारे में या किसी भी सूचना के बारे में या किसी भी घटना के बारे में अगर आप बच्चों को बता रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद में आप उससे पूछिए तो उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। जैसे आप ताजमहल के बारे में बता रहे हैं तो उससे जब आप प्रश्न पूछते हैं ताजमहल किसने बनवाया, तो उसे पता होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया है, उसका वो उत्तर दे सके, इतना आप उसको अच्छे से समझा पाएँ। तो ये होता है विवरण विधि। अब देखिए वर्णन विधि क्या होता है। वर्णन क्या होता है, देखिए शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। तो क्या होता है, मैं आपको अपनी भाषा में देखिए समझाती हूँ। देखिए क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या स्थान या किसी का भी वर्णन किया जाता है। वर्णन का मतलब क्या होता है, स्पष्टीकरण करना, ठीक है। वर्णन का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु को क्या होता है, उसको विस्तार से बताना, ठीक है। किसी भी विषय को, किसी भी स्थान को, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में विस्तार से जो आप बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्णन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो एक विस्तार से बता रही हूँ। अब मैं आपको ऐसे ही परिभाषा समझाती चली जाती तो आपको समझ में नहीं आता। ऐसे परिभाषा तो आप भी पढ़ सकते हो, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप भी ऐसी परिभाषा को याद कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं अच्छे से उसका विस्तार से वर्णन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप वहाँ पर एक पेज भर के चले आएंगे, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। अगर आपने अच्छे से वीडियो सुन ली है तो आपको बिना पढ़े आप वहाँ पर कर ले जाएंगे। तो देखिए, तो छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ये क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु का विस्तार इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चों को पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय टीचर होता है। कि बच्चे तो आराम से सुन रहे होते हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय इसमें टीचर होता है। टीचर चाहता है
जब भी कुछ समझाता है टीचर, तो आपको पता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देता है कि बच्चों को समझ में आ जाए, कहीं पर भी कोई भी बिंदु छूट ना जाए। ठीक है, यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं। अगर आप अच्छे से खूब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बड़ा मन लगा कर पढ़ते हैं, बच्चे भी उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ठीक है, और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके आप चित्र या मॉडल के द्वारा भी बता सकते हैं। आप किसी चित्र को दिखाकर या किसी मॉडल, जैसे ताजमहल का कोई मॉडल बना हुआ है, आप उसके द्वारा भी ताजमहल के बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, ये चित्र के बारे में समझा सकते हैं। दूसरा है भ्रमण। सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों को क्या करते हैं, भ्रमण यानी घुमाने के लिए ले जाते हैं, टूर पर ले जाया जाता है। बच्चों को क्यों ले जाया जाता है? घुमाने के लिए नहीं, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पे आगरा है और मैंने आपको ताजमहल के बारे में बताया था, तो ये देखो यहाँ ताजमहल है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया है, और देखिए ये संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। इस सब के बारे में बच्चों को समझाते हैं वहाँ पर। करके या प्रयोग द्वारा सीखना। और एक शिक्षण की जो विधि है, जो आप वर्णन शिक्षण में करते हैं, किसी भी विषय वस्तु का जो वर्णन करते हैं उसको करके सीखने पर और प्रयोग द्वारा भी आप सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताते हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिकल लैब में जाकर प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं, बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं, चित्र मॉडल के द्वारा, वर्णन विधि कर सकते हैं, भ्रमण के द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके मैंने आपको बता दी, और भी कुछ बातें हैं। देखिए, वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है, क्योंकि विवरण का मतलब भी होता है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन करना, और वर्णन का मतलब भी होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का वर्णन करना। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अंतर क्या है ये देखिए। ये प्रश्न आपका आता है, विवरण और वर्णन में अंतर बताइए। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, विवरण क्या होता है, मैं इसमें बुक का बाद में बताऊंगी, पहले अपने तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो वर्णन क्या होता है और विवरण क्या होता है। देखिए, अगर आपसे पूछता है तो विवरण जो होता है ये एक संक्षिप्त होता है, बहुत छोटा होता है। वर्णन जो होता है ये विस्तृत होता है और बहुत लंबा होता है। ठीक है, विवरण में क्या होता है, विवरण में अधिकतर मौखिक प्रस्तुत किया जाता है। विवरण को अधिकतर क्या होता है, मौखिक तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं, यानी बोल कर किसी बात को भाषण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और वर्णन से मौखिक और लिखित दोनों प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप किसी भी जीवनी, जैसे मान लो आप हिंदी में जीवनी पढ़ा रहे हैं, तो वर्णन में क्या होता है, जीवनी आपने किसी की भी जीवनी पढ़ाई आपने, तो क्या होता है, जीवनी को पढ़ाने पर आपने उसको मौखिक तरीके से भी बताया, आपने उसको समझाया, और आप उसको लिखाते भी हैं, याद करने के लिए भी देते हैं, तो सॉरी, लिखने के लिए भी देते हैं। विवरण में क्या होता है, विवरण की प्रकृति जो होती है ये विश्लेषणात्मक अधिक होता है इसमें, और वर्णन की प्रकृति में संश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, विवरण द्वारा तत्वों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, और वर्णन के द्वारा तत्वों को तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण प्रविधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है, और वर्णन प्रविधि का प्रयोग सजीव या कई शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके इनके रूप में जो क्या किया जाता है, इनका वर्णन किया जाता है। तो ये थी विवरण और वर्णन की, विवरण और वर्णन की क्या बोलते हैं, अंतर था इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए, इस विधि से शिक्षण वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है। विवरण सतही होता है, वर्णन में विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। अभी मैंने बताया कि विवरण संक्षिप्त होता है और वर्णन कहता होता है व्यापक होता है या विस्तृत होता है। यानी वर्णन में सांगोपांग चित्रण होता है या मौखिक लिखित दोनों तरह से किया जाता है। विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है, इसका स्वरूप संश्लेषण होता है। देखिए, मैंने वही चीज जो बताई वही बार बार कहा गया कि विवरण कैसा होता है, विवरण की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है और वर्णन की प्रकृति संश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक क्या होता है, संश्लेषणात्मक क्या होता है, अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर इसको समझना है तो आप क्लास 4th देखिएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक को कुछ बातों पर ध्यान भी देना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वर्णन विषय वस्तु से संबद्ध हो, वर्णन की भाषा शैली सरल स्पष्ट हो, वर्णन समग्र रूप से रूप किया जाए, वर्णन क्रमबद्ध और आवश्यकता अनुसार हो, वर्णन स्तरानुकूल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है व्याख्यान प्रविधि। अब व्याख्यान प्रविधि क्या होती है, देखिए, लेक्चर टेक्निक। निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान ही है, यानी निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति क्या है, सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान है। जिस काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, यानी जिस
काल में क्या था, ना कोई पुस्तक थी, ना कोई निकले की सामग्री थी, उस समय ये व्याख्यान विधि प्रयुक्त होती थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी युक्ति है। इस समय क्या था, जो व्याख्यान विधि प्रविधि है ये बहुत सबसे पुरानी विधि थी। इसमें जो है ना कोई पुस्तक थी, ना कोई हस्तलिखित सामग्री थी, यानी हाथ से लिखने की ना कोई सामग्री थी, तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य होता था। ठीक है, व्याख्यान का मतलब क्या होता है, व्याख्यान से शिक्षण कार्य होता था। अब देखिए व्याख्यान होता क्या है, जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें कि समास को लिए इसे समझाना हो तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। सम का अर्थ होता है समीप, पास, और अस का अर्थ होता है बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए उसे समासिक पद कहते हैं। ये इसका एक उदाहरण है। उदाहरण नहीं आता है, आपको समझना है। अब देखिए क्या होता है, व्याख्यान प्रविधि क्या होती है, शिक्षण द्वारा किसी विषय की बाल की खाल निकाल देना, यानी किसी भी विषय को इतनी डीपली से पढ़ा देना कि उसकी बाल की खाल निकाल देना, अर्थात विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों में के समक्ष प्रस्तुत करना। व्याख्यान का मतलब क्या होता है, व्याख्यान का मतलब होता है कि किसी भी विषय के बारे में इतनी गहराई से पढ़ लेना, उसका विश्लेषण कर लेना और उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। यह परिचर्चा का विस्तृत अंश है। यह माना जाता है कि जो अध्यापक जितना अच्छा व्याख्यान दे सकता है उसकी कक्षा उतनी ही भरी रहती है। अब आपने देखा होगा, जो जितने अच्छे से आपको जिसकी भी पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ पर आप ज़्यादा भागते हैं, ठीक है, उनकी कक्षा उतनी भरी रहती है। व्याख्यान शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, देखिए कई सारी मैं इसकी डेफिनेशन लेकर आई हूँ, आपको जो भी अच्छी लगे आप वो पेपर में लिखिएगा। व्याख्यान विधि सबसे सरल तथा सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। ये सबसे सरल और बहुत पुरानी ये शिक्षण विधि है, यानी ये तब की शिक्षण विधि है जब आपके क्या होता था, आपके पास ना कोई पुस्तक थी, ना कोई हस्तलिखित सामग्री थी। ये तब की विधि है कि इस विधि में किसी भी पाठ को भाषण के रूप में बालकों के सामने पेश किया जाता था। भाई जब कोई लिखने की सामग्री नहीं थी, जब कोई पुस्तक नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि भाषण के रूप में ही तो आप बालक को समझाएंगे। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर उनसे सुनते रहते हैं। यानी इसमें क्या होता था, एक अध्यापक जो होता था, आपने देखा होगा गुरुकुल वाली जो शिक्षा होती थी पेड़ों के नीचे दी जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि देखा होगा ना कोई पेन होता था, ना कोई कॉपी होती थी। वहाँ पर क्या करते थे, जो हमारे ऋषि होते थे, जो हमारे मुनि होते थे, वो शिक्षा कैसे देते थे, जो हमारे गुरु होते थे कैसे शिक्षा देते थे, भाषण के द्वारा शिक्षा देते थे। और सुनने वाला व्यक्ति उसे अच्छी तरीके से पूरे सक्रिय रूप और क्या होता है सक्रिय रूप से उसको आराम से सुनता था, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता था, वो आराम से सुनता था। ठीक है, तो ये होती, तो व्याख्यान प्रविधि क्या होता है, ये सबसे पुरानी युक्ति होती है। ये उस काल से प्रयोग में आ रही है जिस काल में ना कोई पुस्तक थी, ना कोई हस्तलिखित सामग्री थी। और व्याख्यान विधि जो होती है ये शिक्षक द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों के समझ प्रस्तुत करना होता है। व्याख्यान शिक्षण की जो विधि होती है वो मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित होती है, यानी किसी भाषण के द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब व्याख्यान प्रविधि के लाभ क्या क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विषय का मौखिक चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण उचित रूप में होता है और विषय के क्षेत्र की सामान्य रूपरेखा भी प्राप्त की जाती है। यानी जो विषय का जो चित्रण होता है, मौखिक चित्रण, यानी जो हम भाषण देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भाषण के माध्यम से या मौखिक चित्रण के माध्यम से हम विषय को प्रस्तुत करते हैं। विषय के क्षेत्र की सामान्य रूपरेखा भी प्राप्त की जा सकती है। फिर क्या, प्रभावात्मक तरीके से संक्षिप्त समय में ही बहुत से तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब क्या होता है, टीचर जैसे किसी बात को पढ़ाता है तो फिर उसको लिखाता है, फिर उसके प्रश्न उत्तर दिखाता है, तो टाइम लगता है। पहले क्या होता था, जब ये भाषा मौखिक रूप में थी, कोई लिखित सामग्री नहीं थी, ऐसे ही अपना कोई बुक थी, तो ये जो आपकी जो प्रभावात्मक तरीके से इसमें जो भाषा होती थी उसको संक्षिप्त रूप से हम किसी भी विषय को और बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में ही पढ़ा देते थे। जब व्याकरणों को कई खंडों में क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता तो वो विषय में तथ्यों की रुचि अच्छी तरह से प्रेरित की जा सकती थी। जाहिर सी बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको प्रस्तुत कर देते हैं, क्रम में प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो और रोचक बन जाती है और बच्चे उसमें रुचि लेने लगते हैं। इसमें क्योंकि रुचि के कारण ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब जब आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो जाहिर सी बात आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित रहेगा। ठीक है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। ध्यान काफ़ी समय तक सुरक्षित और स्थायी बनाया जा सकता है। किताबों के द्वारा की गई प्रस्तुति से कहे हुए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं, किताबों की कमी को पूरा करता है।
ठीक है। ये किताब, ये जो शिक्षण विधि दी जाती थी व्याख्यान प्रविधि, इससे किताबों की कमी महसूस नहीं होती थी, इतना अच्छा इसमें शिक्षण विधि दी जाती थी। सभी छात्रों के लिए भाषा उपयुक्त तो होनी चाहिए। ठीक है। व्याख्यान द्वारा विभिन्न विषयों में प्रस्तुत तथ्यों को आसानी से एक ही जगह प्रस्तुत किया जा सकता है। एक व्याख्यान की विधि के द्वारा क्या होता है, बिना किसी किताब के, बिना किसी आपके कोई भी किताब हो, बिना किसी किताब के क्या कर सकते हैं, विभिन्न अलग अलग विषयों को आप अच्छी तरीके से एक ही जगह पर कई लोगों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे बच्चों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो स्थायी होगा। जब आप किसी को कोई भाषण देते हो तो उसमें कुछ ना कुछ बातें उसके अंदर दिमाग में बस जाती हैं। तथा शिक्षण छात्रों के समक्ष विषयों में आपसी सह संबंध अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षण सक्रिय रहता है। ऐसी विधि में क्या होता है, शिक्षण सक्रिय रहता है। अब शिक्षण ही मरीला आएगा तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। ठीक है। इसमें शिक्षण का क्या होता है, सक्रिय होना जरूरी होता है, शिक्षण एक्टिव होना चाहिए। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह को शिक्षित किया जा सकता है, यानी एक ही समय पर कई सारे छात्रों को आप क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। विषय का आलोचनात्मक व तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। ठीक है। अब देखिए अगली विधि आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि। ये क्या होता है, स्पष्ट करना। ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि स्पष्टीकरण किसे कहते हैं। किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना को अच्छी तरीके से समझाना, अच्छी तरीके से उसको बच्चों तक समझाना, बच्चों तक स्पष्ट करना क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप में बोधगम्य बनाने के काम आती है। यानी कि ये विधि जो होती है वो ज़्यादातर क्या करती है, जो कठिन विषय होते हैं उनको सरल बनाने में हमारे काम आती है। ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर लें और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें, यानी कि और इसके लिए चित्रों, मॉडलों, श्यामपट्ट लेखक को माध्यम बनाना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के प्रमुख यानी सभी पक्षों का चयन कर लेना चाहिए, उनको चुन लेना चाहिए, उनको अलग कर लेना चाहिए और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें, उसके हर एक एक बारे में उसको प्रकाशित करें। जैसे मैं आपको एक एक पॉइंट समझाती हूँ, इसीलिए मेरी क्लास लंबी होती है। क्यों? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझाती हूँ और जो भी बच्चे जल्दबाजी वाला काम करते हैं, जिनको बस जल्दी से पढ़ना है, कम समझना है, वो भाग जाते होंगे इस क्लास देख के, मुझे पता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक बच्चे को एक एक पॉइंट समझाऊँ। बिल्कुल मैं नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह, बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ाती हूँ। फिर देखिए, इसके लिए चित्रों, मॉडलों, श्यामपट्ट लेखन को माध्यम बनाना चाहिए, यानी किसी भी चित्र, किसी भी मॉडल के माध्यम से दिखाकर बच्चों को, या फिर श्यामपट्ट तो आप जानते हैं जिसको ब्लैक बोर्ड करते हैं, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाना चाहिए, यानी ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर या किसी भी तरीके से समझाना चाहिए और लेखन को माध्यम बनाना चाहिए। स्पष्टीकरण विधि से शिक्षण की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो। यानी स्पष्टीकरण विधि का मतलब होता है कि शिक्षक जब भी पढ़ाने जाए तो उसे उसके विषय का पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है और आप पढ़ाने चल दिए, ताकि उसे समग्र रूप से अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के तौर पर जैसे सौरमंडल पढ़ाना हो तो इसमें सौरमंडल का अर्थ, उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा कि प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति, प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाना होगा। इसके लिए चित्रों, तारामंडल, भ्रमण का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि आप अगर सौरमंडल का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको सौरमंडल के बारे में पता होना चाहिए, उसमें कितने ग्रह हैं पता होना चाहिए, सौरमंडल सूर्य से ग्रहों की दूरी कितनी है पता होना चाहिए, पृथ्वी की दूरी कितनी है, मतलब सौरमंडल के हर एक बारे में पता होना चाहिए। इसको भी आप बच्चों को चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से आप सौरमंडल के बारे में पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है स्पष्टीकरण प्रविधि। अगला देखिए क्या होता है, भ्रमण विधि। ये तो मुझे बड़ी अच्छी विधि लगती है भाई, भ्रमण विधि। घूमना तो वैसे भी मुझे पसंद है, इसलिए भ्रमण विधि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। चलो आगे पढ़ते हैं, ये सब मजाक की बातें हो गई। भ्रमण से आशय है घूमना। ठीक है, आपको तो पता है भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। स्पष्ट है इस विधि में स्थलों, वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। देखिए जब आगरा आप जाते हैं, ऐसे आपको इतनी जल्दी नहीं याद होता कि ये ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, सब नहीं। जब आप घूमने जाते हैं तो आपको याद आता है, अरे मैं आगरा गया था, वहाँ पर मैंने ताजमहल देखा था। अब वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि आगरा में ताजमहल है। आपसे कभी भी कोई सवाल पूछेगा कि ताजमहल कहाँ है,
आप तुरंत कहोगे ताजमहल आगरा में है, मैंने देखा था, आगरा गया था मैं, पूरी कहानी आप उसको सुना दोगे, उसको इतने पूछने से आप उसको पूरा स्पष्ट कर दोगे। ठीक है, तो भ्रमण करने से, घूमने से जो आपको जो शिक्षा जो होती है वो अच्छे से याद हो जाती है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहा जाता है। घूमना क्या है, भ्रमण से आशय है घूमना, स्पष्ट है। इस विधि में स्थलों, किसी वस्तु का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहा जाता है। भ्रमण के पश्चात सीखी गई बातों का लेखन अवश्य कराना चाहिए ताकि ज्ञान स्थायी रह सके। यानी घूमते समय आपने जो बातें सीखी हैं उसको लिख कर जरूर, लिखवाना जरूर बच्चों से चाहिए ताकि उनके दिमाग में बसी रहे। अब देखिए, भ्रमण विधि से क्या होता है, सीखना रुचिपूर्ण लगता है। जाहिर सी बात है, आपको घुमा रहे हैं और घूम घूम कर आपको खेल खेल के माध्यम से जब पढ़ा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही। सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। सामाजिक भावना, जैसे आपको पता चला कि हाँ ये ताजमहल है, ठीक है, ये एक सामाजिक स्थल है। फिर क्या, समस्त इंद्रियाँ क्रियाशील रहती हैं। ठीक है, आपके शरीर की समस्त इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, सब, त्वचा, हर चीज़ एकदम क्रियाशील रहती है। विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो सकता है। ठीक है, सीखने में स्वतंत्रता रहती है। तो ये सब थी आपकी भ्रमण विधि। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण प्रविधि। ठीक है, उदाहरण प्रविधि क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया में उदाहरण प्रविधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावशाली व रोचक बनाने में मदद देती है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दे देकर पढ़ाती हूँ तो आपको समझ में आ जाता है। ऐसे तो आप भी रट्टा मार सकते हो, आप खुद ही एक टीचर हो भाई, आप प्रशिक्षु हो, यानी कि एक आप टीचर हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो डीएलएड, बीटीसी और बीएड की, तो आपको तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही एक समझदार, एक टीचर खुद ही बनने वाले हो। तो क्या होता है, जब भी मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ तो आप क्या करते हैं, आपको अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में उदाहरण एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपकी क्या करती, महत्वपूर्ण जो है योग्यता होती है, बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रविधि होती है। ठीक है, चूँकि यह शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाने में मदद देती है। विद्वानों का मत है कि उदाहरणों में केवल प्रकाश डालने की ही शक्ति नहीं होती, वरन उनमें स्थिरता लाने की क्षमता भी होती है। यानी कि किसी भी विषय को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने से उसमें बच्चों में केवल उसके प्रति शक्ति ही नहीं बढ़ती, बल्कि उसमें स्थिरता लाने की क्षमता होती है। मैं आपको अगर उदाहरण से किसी चीज़ को समझाती हूँ तो वो आपके अंदर, आपके दिमाग में बस जाती है। ठीक है, अब उदाहरण के प्रकार क्या होते हैं, मौखिक या शाब्दिक उदाहरण होता है, दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण। पहला है मौखिक या शाब्दिक, दूसरा है दृश्य या अशाब्दिक। ठीक है, मौखिक उदाहरण क्या होता है, मौखिक उदाहरण से अभिप्राय है जिन्हें शिक्षक मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इनकी सफलता छात्रों की अबोध क्षमता व श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, इन्हें शिक्षक मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और इनकी सफलता से छात्रों की अबोध क्षमता और उनके सुनने की शक्ति पर निर्भर होता है। आगे बढ़ते हैं, मौखिक या शाब्दिक उदाहरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए, चलिए देखते हैं। उदाहरण छात्रों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि आप जब भी कोई उदाहरण दे रहे हैं तो वो आपकी बुक से ही रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और छात्र की मानसिक योग्यता यानी उसके स्तर से ही अनुकूल होने चाहिए, कहीं अलग से नहीं पता पढ़ा हिंदी रहे हो, उदाहरण गणित का दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या पाठ वस्तु से संबंधित हो, यानी आप जिस पाठ वस्तु को पढ़ा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, उसी से संबंधित उदाहरण होने चाहिए। छात्रों की रुचि के अनुकूल होने चाहिए, यानी छात्रों को ऐसे उदाहरण बताने चाहिए जिनमें उन्हें इंटरेस्ट हो। भाषा सरल, सुबोध व स्पष्ट हो, इस तरीके से उदाहरण देना चाहिए कि उसकी भाषा एकदम सरल हो, सुबोध हो और स्पष्ट हो, यानी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा उदाहरण देना चाहिए। शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए जाएं तथा सरल से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर हो, यानी जो भी शिक्षण सूत्र हो उनको ध्यान में रखकर उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण हमेशा सरल से कठिन की ओर होने चाहिए, पहले आसान उदाहरण दीजिए, फिर कठिन दीजिए। और दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर हो, पहले जो वस्तु बच्चों के सामने है उसको देख कर उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद जो वस्तु उसके सामने नहीं है उससे रिलेटेड उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण यथार्थ पर आधारित हो, कल्पना पर नहीं। उदाहरण सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, ना कि कल्पना पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अब अगला है दृश्यात्मक या अशाब्दिक उदाहरण। दृश्यात्मक या अशाब्दिक उदाहरण क्या होता है, यह उदाहरण कक्षा में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।
ये वाला उदाहरण जो होता है ये कक्षा में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह पाठ को रोचक व आकर्षक बनाने का प्रयास तो किया ही जाता है, साथ ही ज्ञान को स्थिरता भी प्रदान की जाती है। फिर देखिए दृश्यात्मक या शाब्दिक उदाहरण के प्रकार क्या होते हैं। इनमें सर्वप्रथम आता है कि वास्तविक पदार्थ का छात्रों को अवलोकन करना, जैसे इतिहास में ताजमहल पढ़ाएं तो छात्रों को वहां ले जाना। अब दृश्यात्मक यानी दिखा कर पढ़ाना, ठीक है, दिखा कर उदाहरण देना। एक होता है मौखिक उदाहरण, यानी आप किसी भाषा को बोलकर उदाहरण दे रहे हैं, मौखिक तरीके से दे रहे हैं, भाषण देकर दे रहे हैं। दृश्यात्मक का मतलब होता है कि आप भाषण देकर नहीं बल्कि उसे दिखा कर आप कोई उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप आगरा ले गए तो वहाँ ताजमहल दिखाकर आपने उसे उदाहरण दिया कि ये देखिए यही आगरा, यही ताजमहल है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, मुमताज़ की मोहब्बत में बनवाया था। पूरा उसको एक्सप्लेन करिए तो क्या होता है, ज़िंदगी भर वो याद रखेगा। नागरिक शास्त्र के में संसद पढ़ाएं तो छात्रों को वहाँ ले जाना। विज्ञान में फल फूल पढ़ाएं तो छात्रों को फल फूल दिखाना। जब भी आप नागरिक शास्त्र के बारे में बताएं तो आप उसको संसद में ले जाकर दिखाएं कि ये संसद है और इसके बारे में पूरा बताएं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सबके बारे में। और अगर किसी विज्ञान के बारे में पढ़ाना है तो उसे पहले फल फूल पेड़ के बारे में बताएं, फिर उसके विभिन्न भागों के बारे में बताएं कि क्या फल है, फूल कहाँ है, पत्ती क्या होती हैं, जड़ कहाँ होती है, तना कहाँ होता है, सारे उसकी पूरी विधियाँ बताएं। तो ये होता है दृश्यात्मक उदाहरण, यानी दिखा कर किसी चीज़ का उदाहरण देना दृश्यात्मक कहलाता है। और मौखिक या शाब्दिक यानी शब्दों में कहकर मौखिक तरीके से भाषण देकर किसी भी उदाहरण को देना तो वो क्या कहलाता है, मौखिक या शाब्दिक भाषण कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दृश्यात्मक और मौखिक उदाहरण या शाब्दिक उदाहरण क्या होता है। तो चलिए अगला है मॉडल या नमूने के अंतर्गत वह वस्तुएं आती हैं जिन्हें कक्षा में दिखाना संभव नहीं होता, तो उन्हें संबंध में मॉडल दिया जाता है। छात्रों को इग्लू पढ़ाना है तो उसका मॉडल दिखाना, उच्च न्यायालय पढ़ाना है तो उसका मॉडल दिखाना। और एक और उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो भी मैं बता दूं, जैसे कि आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है या आपको अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी के बारे में बताएंगे या ग्लोब लाकर आप बता देंगे कि हमारी पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी के बारे में आप उसको मॉडल या नमूने के द्वारा बता सकते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब भाई आपसे बच्चा कहेगा, आपने कहा पृथ्वी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, अब भाई पृथ्वी को आप अपने स्कूल में थोड़ी ले आओगे, अपने क्लास में थोड़ी ले आओगे, भाई इतना तो दिमाग है ना आपके। तो मॉडल या नमूने के माध्यम से भी आप अपने संसार, अपनी पृथ्वी, प्यारी प्यारी गोल गोल पृथ्वी के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला है रेखांकित रेखाचित्र तथा डायग्राम्स प्रस्तुत या मॉडल के अभाव से अध्यापक श्याम पट पर चौक से कुछ खींच देता है। इसके अंतर्गत गांधी जी का रेखाचित्र बनाना, भारत का मानचित्र बनाना आदि सम्मिलित होते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर कोई भी मॉडल बनाकर, कोई भी रेखा चित्र बनाकर आप गांधी जी का चेहरा बनाकर गांधी जी के बारे में बता सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ रहते थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, किस तरीके के थे, इनका स्वभाव कैसा था, सब पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। इतना तो आप दे ही सकते हैं, लंबा भारत के लोग तो ये तो खींच खींच के देंगे। आगे देखिए खेल विधि। खेल विधि क्या होता है, खेल विधि में देखिए क्या है, इस विधि के जनक कौन थे, इस विधि के जनक थे काउलवुड कुक हैं। इस विधि के जनक कौन है, के कुक हैं। बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं। बालक जन्म से ही क्या करता है, स्वाभाविक रूप से ही वो खेलने में रुचि लेने लगता है। यानी बालक जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे ही चलने फिरने वाला हुआ, वो बस खिलौने ही देखता है सबसे पहले, ठीक है, वो खेलना शुरू कर देता है। वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। बालक के जीवन में खेल का विशेष महत्व होता है। बालकों के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। जब खेल विधि के जो हमारे जनक थे उन्होंने देखा कि बालक खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सोचा उन्होंने कि क्यों ना हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। इसीलिए उन्होंने खेल विधि का आविष्कार किया। आगे देखिए खेल की परिभाषा। म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। यानी कि आपने बच्चों को, जैसे आपने कह दिया कि चलो सभी लोग 5 जानवरों के नाम लिखो, सब अपने अपनी तरीके से 5 जानवरों के नाम लिखे। अब उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार 5 जानवरों के नाम लिखे। अब आप जैसे बैठे हैं क्लास में, आपने कह दिया कि आप अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनके बारे में ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखिए या श्याम पट्ट पर आकर लिखिए।
अब बच्चे बड़ा एक्साइटेड हुए, सब मारा मारी करने लगे, मैं लिखूंगा पहले, मैं लिखूंगा पहले, क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो क्या होता है, इससे उनके अंदर खेल खेल के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मुझे आपको समझाना था एक सरल माध्यम से उदाहरण, इसीलिए मैंने आपको खेल खेल की तरीके से समझा भी दिया। अब देखिए खेल प्रविधि पर आधारित विभिन्न विधियाँ। अब खेल प्रविधि पर आधारित भी कई सारी विधियाँ हैं। किन किन लोगों ने खेल विधि पर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है, किन किन लोगों ने खेल विधि का आविष्कार किया। देखिए पहला है मारिया मांटेसरी। मांटेसरी पद्धति जो है ये मारिया मांटेसरी जी ने दी है। दूसरा है किंडरगार्टन पद्धति, फ्रॉबेल जी ने दिया है। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि जिसको किलपैट्रिक ने दिया है। फिर है डाल्टन विधि जिसको डाल्टन ने दिया है। फिर बेसिक शिक्षा पद्धति जिसको महात्मा गांधी जी ने दिया है। अब देखिए मैंने एक एक नाम बताए हैं, ये नोट करते जाइएगा जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि इनको इन्होंने दिया, इनको इन्होंने दिया, ठीक है। इसको खेल की विधि को खेल मत समझिए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। पूछा जाता है कि मारिया मांटेसरी की पद्धति के जनक कौन है, तो मारिया मांटेसरी हैं, ठीक है। मांटेसरी पद्धति क्या है, इस पद्धति की जन्मदाता देखिए कौन है, मारिया मांटेसरी हैं। इनमें बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को दी जाती हैं और बालक उन वस्तुओं से खेल खेल में उन अनेक बातें सीख जाते हैं, ठीक है। बालक को जो खेलने की वस्तुएं दी जाती हैं, अब जैसे हाथी घोड़ा सब आप दे देते हो, तो बालक के लिए वो एक खिलौना होता है, लेकिन वो आप उसको बताते हो ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, बी देखो ए बी के अक्षर होते हैं। आप उनको गिनती सिखाते हो तो 1 देते हो, 2 देते हो, 3 देते हो, ये सब गिनतियाँ बनी होती हैं। तो ये सब आप दे देकर बच्चों को खेल खेल विधि के माध्यम से सिखा देते हो, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन का मतलब ये होता है, क्या होता है, खेल का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, खेल का बगीचा। तो ये क्या, किंडरगार्टन पद्धति के निर्माता कौन थे, फ्रॉबेल हैं। और इनके बारे में मैंने कल की क्लास में बड़ी अच्छी से एक्सप्लेन करके बताया है, आज भी बता दूंगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। किंडरगार्टन पद्धति के निर्माता कौन है, फ्रॉबेल हैं। इस पद्धति में बालक को खेल, गीतों और उपहारों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल गीत जैसे कि आप कविताएं सुनाते हो बच्चों को, कविता के माध्यम से सिखाते हो, कौन कौन सी कविता, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, इस तरीके से आप सिखाते हो, ठीक है। खेल गीतों के माध्यम से सिखाते हो, उपहारों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। उपहार जैसे आपने क्या कहा, अगर तुम मुझे 10 तक गिनती सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक ट्रॉफी दूंगी, इस तरीके से। बालक ऊन के गेंदों, लकड़ी के टुकड़ों तथा तख्तियों आदि से खेल खेल के गणित तथा रेखा गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि इनके जो जनक हैं वो किलपैट्रिक हैं, यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए मैं खुद बता दे रही हूँ। इसमें बालक किसी योजना को अपने प्रयासों द्वारा पूर्ण करता है, किसी भी योजना को क्या करता है, अपने प्रयासों द्वारा पूर्ण करता है, अपने तरीके से पूरा करता है। ये योजनाएं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की होती हैं। क्या होता है, जो प्रोजेक्ट विधि जो होती है ये व्यक्तिगत यानी कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है और समूह में भी की जा सकती है, समूह में भी इनको पूरा किया जा सकता है। जैसे कोई मॉडल बनाना, मॉडल एक व्यक्ति अलग भी बना सकता है और समूह में भी बनाया जा सकता है। किसी समस्या का समाधान व्यक्ति अकेला भी करता है और समूह में रहकर भी करता है। अभिनय करना आदि, अभिनय अकेला भी हो सकता है और कई साथ मिलकर नाटक वगैरह करते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट विधि। अगला है डाल्टन विधि। इस पद्धति में बालकों को कार्य उनकी क्षमताओं के अनुसार बांटकर दिया जाता है। उसमें बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षाओं का कोई बंधन नहीं होता है। इस पद्धति में क्या होता है, बालक को कार्य, डाल्टन पद्धति के डाल्टन ही थे जनक। इस पद्धति में बालक को कार्य उनकी क्षमता के अनुसार दे दिया जाता है। बालक की जिस प्रकार की उसकी मानसिक क्षमता होगी उसी के अनुसार उसको काम दे दिया जाता है। और बालक को समय सारणी, इसमें कोई समय सारणी या कोई परीक्षा है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति के जो जनक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिक शिक्षा पद्धति पर जोर दिया। इन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया, ठीक है। बेसिक शिक्षा पद्धति, महात्मा गांधी इनके जनक हैं। इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। इस पद्धति को आगे बढ़ाने में महात्मा गांधी का प्रमुख हाथ रहा। इसमें खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था। अब विद्यालयों में खेल का क्या महत्व है, देखिए विद्यालयों में खेल का महत्व है, खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जा सकता है। खेलों के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। खेल सामाजिक भावना का विकास करते हैं। खेल बालकों का बौद्धिक विकास करता है। खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करता है। क्रिया द्वारा सीखना खेलों के द्वारा ही संभव
जाता है। खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास भी होता है। अब खेल विधि के क्या क्या गुण हैं, देखिए बालकों को खेल विधि से शिक्षा देने के प्रमुख लाभ या गुण इस प्रकार हैं। यह विधि बालकों को क्रियाशील बनाती है। यह विधि बालकों को संयोग का पाठ पढ़ाती है। यह विधि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करती है। इस विधि से शिक्षण करने में बालक सामाजिक संबंध बनाने में समर्थ होते हैं। यह विधि बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करती है। यह विधि बालकों में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करती है। अब खेल विधि से बहुत सारे दोष भी होते हैं। क्या क्या दोष होते हैं चलिए देखते हैं। इनके निम्नलिखित दोष हैं। इस विधि से उच्च कक्षा के बालक लाभान्वित नहीं हो सकते। अब खेल खेल की विधि से आप पढ़ाओगे, ये तो छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन उच्च क्लास, अब मैं आपको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाऊँ, चलो ABCD शुरू हो जाओ, और या किसी भी बुक को चलो खेल खेल से पढ़ें, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। इसलिए ये उच्च कक्षा के लिए जरूरी के लिए लाभ नहीं होता है। जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो उनकी रुचि खेल में कम हो जाती है। जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, उसकी खेल की जो विधि होती है, उसकी जो अंदर जो रुचि होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि उस पर कई सारे बोझ हो जाते हैं, कई सारे उसके सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसको बहुत सारे कई सारी किशोरावस्था में बहुत सारे आप क्या करते हैं, टेंशन ले लेते हैं पढ़ाई के प्रति, तो आपको खेल में इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। इस विधि से दी जाने वाली शिक्षा महंगी होती है। खेल विधि से दी जाने वाली शिक्षा क्यों महंगी होती है? भाई आप किसी प्रोजेक्ट को ला रहे हो, ठीक है, आप खेल के माध्यम से कई सारे मॉडल वगैरह ला रहे हो, मानचित्र ला रहे हो, तो इसमें पैसा ही तो खर्च होता है। इसी कारण जनसाधारण इससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगला है, इस विधि से शिक्षा देने में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पड़ सकती है। इस विधि से जो शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं उनको विशेषण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेष प्रशिक्षण के अब खेल खेल विधि के माध्यम से सिखाएंगे तो उनको भी तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि बच्चों को किस तरीके से सिखाएं। विभिन्न विषयों के शिक्षण में खेल विधि में निम्नलिखित विषयों में शिक्षा दी जा सकती है। देखिए अब किन किन विषय में सिर्फ हम खेल विधि में शिक्षा दे सकते हैं? इतिहास में दे सकते हैं, भूगोल में दे सकते हैं, गणित में भी दे सकते हैं, जैसे गिनती आप खेल खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, जोड़ घटाना आप खेल खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। विज्ञान में आप दे सकते हैं, विज्ञान में जैसे कि आपका पर्यावरण, जैसे कि आपका आसपास के लोग, जानवरों के नाम, सजीव निर्जीव चीज़ें, ये सब आप खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। वाणिज्य शास्त्र तथा भाषाएं भी आप खेल विधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये थी आपकी खेल विधि। अब आपकी है निरीक्षण विधि और अवलोकन विधि। भैया बड़ा लंबा ये आपका चैप्टर है, चलिए कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगी आपके लिए। निरीक्षण विधि, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, विज्ञान विषय अध्ययन के लिए निरीक्षण विधि एक उत्तम विधि है। यानी विज्ञान विषय के लिए जो ये हमारी निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन विधि है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। विज्ञान में तो निरीक्षण विधि का महत्व अन्य समस्त विधियों से सर्वाधिक है, किंतु इसका प्रयोग अन्य विषयों में भी सहजता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे झरने, नदी, पहाड़, पत्थर, खनिज, वनस्पति आदि का यथार्थ ज्ञान निरीक्षण विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निरीक्षण विधि से अध्ययन में जीववत्ता बनी रहती है। इससे इंद्रिय ज्ञान संभव होता है। इससे विषय के सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अब अवलोकन क्या होता है, चलिए अवलोकन पढ़ते हैं। अवलोकन का अर्थ क्या होता है? अवलोकन का अर्थ शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची होता है। निरीक्षण और अवलोकन एक ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निरीक्षण का मतलब इंग्लिश ऑब्जर्वेशन होता है और अवलोकन को भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। दोनों का उत्तर एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक को पढ़ लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों में एक ही लैंग्वेज लिखाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक ही होता है, दोनों का अर्थ ही होता है ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन का अर्थ, अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, और देखिए यहाँ पर निरीक्षण भी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अवलोकन का अर्थ मतलब यानी कि ऑब्जर्वेशन का अर्थ मतलब क्या होता है? देखना या प्रेक्षण करना या निरीक्षण करना, ठीक है। देखिए निरीक्षण आ गया, तो आप दोनों में से किसी एक को पढ़ेंगे, दोनों एक ही है, लेकिन मैंने इसलिए अलग अलग पढ़ा है कि आप ये ना सोचें कि मैंने पढ़ाया नहीं। यह ऑब्जर्व शब्द से बना है, जिसका अर्थ ध्यान देना, परीक्षा करना या निष्ठान करना आदि है। इसका सीधा अर्थ होता है आँखों से देखना, ठीक है। अवलोकन का अर्थ क्या होता है? आँखों से देखना ही अवलोकन कहलाता है। प्रोफेसर गड़े एवं हॉट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्राप्त होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौट कर आता है। और वास्तव में
वैज्ञानिक किसी भी घटना को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं अपनी इंद्रियों से निरीक्षण नहीं करता। यानी कि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जब तक अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख नहीं लेते किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, वो जब तक उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर लेते, उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। अब अगला है आपका कहानी विधि। देखिए यहाँ पे हेडिंग नहीं पड़ा, लेकिन आप हेडिंग समझ लीजिएगा कि कहानी विधि क्या होता है। कहानी कथन विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के द्वारा क्या होता है, जब भी कोई कहानी सुनाता है, जैसे कोई भी टीचर कहानी सुनाती है, तो आप आराम से उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। इस विधि द्वारा छात्रों के मन में कल्पना एवं कौतूहल जागृत होता है। जब भी कोई टीचर आपको कहानी सुनाता है तो क्या करते हैं, आप कल्पना में चले जाते हैं, कल्पना करते रहते हैं। दिखाते हैं कि ताजमहल था, ताजमहल में शाहजहाँ थी, ठीक है, शाहजहाँ थे, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, उनकी प्रेमिका मुमताज़ थी। अब आपने देखा नहीं है, लेकिन आपका जो कल्पना शक्ति है वो तीव्र हो गई, आराम से आप सोचने लगे, आप पहुँच गए, खुद ही आप ताजमहल में आगरा पहुँच जाते हैं। ठीक है, पहुंच नहीं जाते, मतलब कि आप क्या करने लगते, कल्पना करने लगते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा बालकों में नैसर्गिक शक्तियों का विकास किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों के लिए पाठ वस्तु को सरल एवं रोचक बनाने में समर्थ होता है। यानी कहानी सुनाने से क्या होता है, जो पाठ होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो सरल हो जाती है और बहुत रोचक हो जाती है। छात्रों को महापुरुषों, समाज सुधारकों, लेखकों, संतों, अन्वेषकों एवं वैज्ञानिकों की कहानी सुनानी चाहिए। यानी कि अब महात्मा गांधी के बारे में आप नहीं जानते तो उसको कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए तो आप उसके बारे में जान जाएंगे, या किसी भी समाज सुधारक के बारे में या किसी भी लेखक के बारे में एक कहानी के माध्यम से ही तो आपको शिक्षक पढ़ाता है और आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं। अब देखिए कहानी कथन विधि के गुण क्या क्या हैं। ये लास्ट आपका हेडिंग है, कहानी कथन विधि के गुण। इस विधि द्वारा छात्रों को सरलता से ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि बालकों में कौतूहल तथा कल्पना प्रियता अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि बालक बड़े उथल पुथल वाले होते हैं और उनके अंदर कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए कहानी के माध्यम से पाठ को रोचक बनाया जा सकता है। इस विधि में छात्र अपने आंतरिक भावों को प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करते हैं, यानी अपने अंदर के भाव को प्रकट करते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों में कल्पना, स्मरण यानी सोचने की क्षमता, चिंतन करने की शक्तियों का विकास किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों में उत्तम नागरिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब आप महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे कि उनके कैसे गुण थे, वो कितने अच्छे थे, वो कितने महान थे, उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, ये सब आप अगर सुनाएंगे तो एक आप अच्छे नागरिक बनेंगे, आपके अंदर सामाजिक गुणों का ज्ञान होगा। कहानी को क्रमानुसार सुनाना चाहिए, इधर उधर से उठाकर नहीं सुनाना चाहिए, क्रम के अनुसार सुनाना चाहिए। कहानी की विषय वस्तु को छात्रों के सामाजिक जीवन की वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि कहानी ऐसी सुनानी चाहिए जैसे कि महात्मा गांधी अपने माता पिता की सेवा करते थे, ठीक है, वो अपने माता पिता को बहुत मानते थे, वो देश की रक्षा करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे। तो अगर आप कहानी को एक सामाजिक जीवन या उसकी वास्तविकता से जोड़कर पढ़ाएंगे तो आपके अंदर कई सारे ज्ञान और आपके अंदर सामाजिक जीवन की वास्तविकता, अपने अंदर सामाजिक जीवन की क्षमता प्रभावित होगी। कहानी को उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कहानी मौखिक रूप से सुनानी चाहिए। आप लिख लिख कर कहानी कहाँ से सुनाओगे भाई, कहानी मौखिक रूप से ही सुनाई जा सकती है। बीच बीच में प्रश्न भी करते रहना चाहिए। कहानी सुनाते वक्त प्रश्न इसलिए करते रहना चाहिए कि हमें पता तो चले कि कौन सा छात्र कहानी में रुचि ले रहा है और उसको ध्यान से पढ़ रहा है, ताकि छात्र रुचि एवं ध्यान से सुने एवं ज्ञान प्राप्त करें। देखिए इन्होंने भी यही बताया, देखो मैं कितना अच्छे से समझा रही हूँ। शांत वातावरण में छात्रों की मानसिक स्थिति के अनुसार कहानी सुनानी चाहिए। शांत वातावरण में और छात्रों की मानसिक स्थिति के अनुसार किसी भी कहानी को सुनाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे इतनी तेज़ फीवर होने के बावजूद भी मैंने अपनी एनर्जी एकदम एक्टिव रखी थी। मैं एकदम एक्टिव तरीके से आपको पढ़ा रही थी। आपको लग नहीं रहा होगा कि मैम इतना बीमार हैं। सोच लीजिए मेरे टाइफाइड होकर भी मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ताकत लगाकर आपको पढ़ाया, ताकि आपको ये एहसास ना हो सके कि मुझे कहीं पर कोई कमी दिखी हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की और मैं कोशिश करती रहूँगी। हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स तो भाई कर दिया करो कि मैम कैसा पढ़ाती हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।